आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जिसे शायद दुनिया में हर कोई जानता है। विलियम शेक्सपियर का रोमियो एंड जूलियट। और हमारे पास इस नाटक के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है। हाँ, लेकिन हम सिर्फ कहानी को दोहराने नहीं वाले। आज हम एक अलग सवाल पूछेंगे। क्या रोमियो और जूलियट सच में प्यार में थे, या वे अपने परिवारों की उस नफरत से भरी दुनिया से भागने के लिए प्यार के विचार से ही प्यार कर बैठे थे? ये सवाल ही इस कहानी की आत्मा है। और दिलचस्प बात यह है कि शेक्सपियर कहानी की शुरुआत में ही, जिसे प्रोलॉग कहते हैं, उसमें बता देते हैं। हाँ, बता देते हैं कि अंत में दोनों प्रेमियों की मौत हो जाएगी। बिल्कुल, वो दर्शकों को ये बता करके क्या होगा, इस बात पर ध्यान देने के लिए मजबूर करते हैं कि ये सब कैसे और क्यों हुआ। सही बात है। इससे हमारा सवाल और भी जरूरी हो जाता है, क्या ये किस्मत की कहानी है या गलत फैसलों की? चलिए इसी से शुरू करते हैं। तो चलिए इसी सवाल की रोशनी में इस दुनिया को देखते हैं। कहानी की जो शुरुआत है वो प्यार से नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो होती है वेरोना की सड़कों पर एक बेमतलब की लड़ाई से। हाँ, और ये दो परिवार हैं, मॉन्टेग्यू और कैपुलेट, और उनकी दुश्मनी इतनी गहरी है कि उनके नौकर तक एक दूसरे को देखकर भड़क उठते हैं। ये दिखाता है कि नफरत उस शहर के हवा में पूरी तरह घुल चुकी है। एक सामाजिक बीमारी जैसी। हाँ, जो ऊपर से नीचे तक सबको अपनी चपेट में ले चुकी है। और इस लड़ाई में सबसे अहम किरदार है जूलियट का चचेरा भाई टिबाल्ट। अच्छा, हाँ, टिबाल्ट। वो तो शांति की हर कोशिश को कमजोरी मानता है। बिल्कुल, उसके लिए मॉन्टेग्यू होना ही एक जुर्म है। वो साफ साफ कहता है, मुझे शांति शब्द से उतनी ही नफरत है जितनी नर्क से और सारे मॉन्टेग्यू से। और फिर इस लड़ाई को रोकने के लिए शहर के राजकुमार एस्केलस आते हैं। वो सिर्फ लड़ाई नहीं रोकते, वो एक फरमान जारी करते हैं। वो कहते हैं कि ये तीसरी बार है जब इन परिवारों ने शहर का अमन चैन छीना है। और अब अगर किसी ने भी सड़क पर तलवार उठाई तो उसकी सजा मौत होगी। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है। नहीं, ये तो पूरी कहानी पर एक टाइमर लगा देता है। अब हर छोटी झड़प का अंजाम मौत हो सकता है। बिल्कुल, ये उस प्रेशर कुकर का ढक्कन कसने जैसा है जो पहले से ही उबल रहा है। सही है। और यही माहौल रोमियो और जूलियट के हर फैसले को प्रभावित करेगा। उनके पास वक्त नहीं है। और इसी माहौल में हम रोमियो से मिलते हैं, लेकिन वो जूलियट के लिए नहीं बल्कि रोजलिन नाम की एक लड़की के लिए दुखी है। हाँ, और उसकी उदासी भी थोड़ी नाटकीय लगती है ना? हाँ, बिल्कुल। वो प्यार के दर्द में भी एक तरह का मजा ले रहा है, जैसे वो कह रहा हो, जिस चीज से मुझे इतनी नफरत है वही मेरा प्यार है। तो क्या ये सच में प्यार है, या वो बस एक दुखी आशिक की भूमिका निभा रहा है? यही तो सवाल है। मुझे लगता है कि वो उस समाज के बनाए हुए नियमों से ऊब चुका है जहां मर्दों से सिर्फ लड़ने और नफरत करने की उम्मीद की जाती है। शायद रोजलिन के लिए उसका प्यार उस हिंसा से बचने का एक जरिया है। हाँ, शायद वो लड़ना नहीं चाहता, वो प्यार करना चाहता है, भले वो प्यार एक तरफा और दर्द भरा ही क्यों न हो। और इसी हालत में वो कैपुलेट परिवार की पार्टी में पहुंच जाता है। किस्मत से उसे मेहमानों की लिस्ट मिलती है जिसमें रोजलिन का नाम है। और उसके दोस्त उसे यह कहकर ले जाते हैं कि चलो, शायद कोई और लड़की देखकर तुम रोजलिन को भूल जाओ। लेकिन वहां जो होता है वो किसी ने नहीं सोचा था। नहीं, वो पहली बार जूलियट को देखता है और जैसे ही उसकी दुनिया ही बदल जाती है। हाँ, वो कहता है, क्या मेरे दिल ने आज तक प्यार किया था? हे आंखों, इसे झुठला दो, क्योंकि मैंने आज रात तक सच्ची सुंदरता नहीं देखी थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये पहली नजर का प्यार था, या पहली नजर में आजादी की पहचान? मतलब शायद उसने जूलियट में उसी तरह की कैद देखी जो वो खुद महसूस कर रहा था। ये एक बहुत दिलचस्प नजरिया है, क्योंकि जिस पल रोमियो को ये प्यार होता है, ठीक उसी पल टिबाल्ट की नफरत भी एक नया निशाना ढूंढ लेती है। बिल्कुल, वो रोमियो की आवाज पहचान लेता है और अपनी तलवार निकालने ही वाला होता है कि लॉर्ड कैपुलेट उसे रोक देते हैं। और ये पर बहुत जरूरी है, लॉर्ड कैपुलेट का हस्तक्षेप उस वक्त तो खून खराबा रोक लेता है, लेकिन वो टिबाल्ट के उसके अहंकार पर नमक छिड़क देता है। हाँ, वो मन में ठान लेता है कि वो इस बेइज्जती का बदला जरूर लेगा। तो देखिए, एक ही जगह एक ही पल में एक तरफ प्यार की चिंगारी भड़कती है और दूसरी तरफ नफरत की आग और तेज हो जाती है। यही तो इस पूरी कहानी का सार है। टिबाल्ट के गुस्से ने पार्टी में मौत का साया डाल दिया था, और इसी साये के नीचे छिपकर रोमियो प्यार का सबसे मशहूर इजहार देखता है, बैल्कनी दृश्य में। हाँ, वो पार्टी के बाद छिपकर कैपुलेट के बाग में घुस जाता है। और वो जो कहती है वो सिर्फ रोमांटिक बातें नहीं है। नहीं,
वो एक गहरा दार्शनिक सवाल है। हाँ, वो कहती है, ओ रोमियो रोमियो, तुम रोमियो क्यों हो? वो ये नहीं पूछ रही कि तुम कहाँ हो। वो पूछ रही है कि तुम्हारा नाम रोमियो क्यों है, तुम एक मॉन्टेग्यू क्यों हो। बिल्कुल। और फिर वो कहती है, नाम में क्या रखा है? जिसे हम गुलाब कहते हैं, किसी और नाम से भी वो उतनी ही मीठी महक देगा। ये सिर्फ 13 साल की एक लड़की के शब्द नहीं है, वो अपने समाज की बुनियाद पर सवाल उठा रही है। सही है। वो कह रही है कि तुम्हारा परिवार, तुम्हारा नाम, ये सब बाहरी लेबल है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे नाम से नहीं। जूलियट यहाँ रोमियो से ज्यादा समझदार और साहसी नजर आती है। बिल्कुल। रोमियो तो अभी भी चांद तारों की भाषा में बात कर रहा है, लेकिन जूलियट सीधे मुद्दे पर आती है। और फिर वे दोनों एक ऐसा फैसला लेते हैं जो पहले ही तो मिले हैं। हाँ, क्या ये उनके प्यार की गहराई को दिखाता है या उनकी हताशा को? मेरे ख्याल से ये दोनों है। उनकी जल्दबाजी सिर्फ जवानी का जोश नहीं है, ये उस दमनकारी माहौल का सीधा नतीजा है जिसमें वे जी रहे हैं। जब आपका प्यार समाज के लिए अस्वीकार्य हो तो हर पर चोरी का होता है। वो धीरे धीरे एक दूसरे को जानने का जोखिम नहीं उठा सकते। उनकी ये जल्दबाजी एक तरह से उस नफरत के खिलाफ एक विद्रोह है। तुम्हारी दुनिया हमें साथ रहने नहीं देगी तो हम अपनी दुनिया बना लेंगे, और अभी बना लेंगे। बिल्कुल। और इस विद्रोह में उनकी मदद करने के लिए आगे आते हैं फ्रायर लॉरेंस। हाँ, वो एक पादरी हैं, लेकिन उनकी भूमिका बहुत जटिल है। वो हैरान है कि कल तक जो रोजलिन के लिए रो रहा था, वो आज जूलियट से शादी करना चाहता है। फिर भी वो मान जाते हैं। हाँ, लेकिन उनके मानने की वजह प्यार नहीं, राजनीति है। उन्हें लगता है कि इस शादी से शायद दोनों परिवारों की दुश्मनी खत्म हो सकती है। मतलब वो इन बच्चों को अपनी शांति योजना में मोहरों की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, वो एक बहुत बड़ा जुआ खेल रहे हैं और वो खुद इस खतरे को जानते हैं। वो रोमियो को चेतावनी भी देते हैं, कहते हैं समझदारी से और धीरे चलो, जो तेज दौड़ते हैं वे ठोकर खाते हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है। वो खुद जल्दबाजी में शादी करवा रहे हैं और दूसरों को धीरे चलने की सलाह दे रहे हैं। और वो ठोकर बहुत बहुत जल्द लगती है। हाँ, शादी के कुछ ही घंटों बाद कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। हाँ, तिबाल्ट जो पार्टी की बेइज्जती को भूला नहीं है, रोमियो को सड़क पर लड़ने के लिए उकसाता है। और रोमियो, जो अब तिबाल्ट को अपना रिश्तेदार मानता है, लड़ने से साफ मना कर देता है। लेकिन रोमियो का दोस्त मर्क्यूशियो इसे कायरता समझ लेता है। मर्क्यूशियो का किरदार बहुत अहम है। वो इस पूरी कहानी में शायद अकेला ऐसा शख्स है जो इस नफरत की बेतुकी बातों को देख पाता है और उसका मजाक उड़ाता है। वो ना मॉन्टेग्यू है ना कैपुलेट। सही है। वो एक बाहरी व्यक्ति है जो इस पागलपन पर हंसता है। जब रोमियो लड़ने से मना करता है तो मर्क्यूशियो को लगता है कि सम्मान की लड़ाई उसे लड़नी पड़ेगी। और वही होता है जिसका डर था। रोमियो उन्हें रोकने के लिए बीच बचाव करता है और उसी की बाह के नीचे से तिबाल्ट की तलवार मर्क्यूशियो को घायल कर देती है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। नहीं, ये एक कायरतापूर्ण हमला है। और मरते हुए मर्क्यूशियो के जो शब्द है वो इस नाटक का दिल है। उसे पता है कि वो दो परिवारों की बेमतलब की लड़ाई में मारा गया है। वो दोनों को श्राप देता है, अ प्लेग गो बोथ योर हाउसेज, तुम्हारे दोनों घरों पर महामारी पड़े। ये सिर्फ गुस्से में निकले शब्द नहीं है, ये एक भविष्यवाणी है। जिस पल मर्क्यूशियो मरता है उस पल इस कहानी की सारी उम्मीद और हास्य भी मर जाता है। अब सिर्फ त्रासदी बची है। और ये त्रासदी तुरंत सामने आती है। हाँ, अपने दोस्त की मौत से अंधा होकर रोमियो का सारा संयम टूट जाता है। जो लड़का कुछ मिनट पहले शांति की बात कर रहा था, वो अब कहता है अब सिर्फ गुस्से की आग ही मेरा मार्गदर्शन करेगी। और वो तिबाल्ट का पीछा करता है और उसे मार देता है एक ही पल में। वो एक प्रेमी से हत्यारा बन जाता है। राजकुमार उसे मौत की सजा तो नहीं देता क्योंकि तिबाल्ट ने पहले राजकुमार के रिश्तेदार मर्क्यूशियो को मारा था। लेकिन उसे वेरोना से निर्वासित कर देता है, शहर से निकाल देता है। ये मौत से भी बदतर सजा है। अब रोमियो और जूलियट शारीरिक रूप से अलग हो चुके हैं और यही चीज उन्हें और भी ज्यादा हताश और जोखिम भरे कदमों की ओर धकेल देगी। रोमियो के जाने के बाद जूलियट पूरी तरह अकेली पड़ जाती है। उसके माँ बाप उसकी शादी पेरिस नाम के एक अमीर आदमी से तय कर देते हैं। और जब जूलियट मना करती है तो उसके पिता लॉर्ड कैपुलेट का जो रूप सामने आता है वो भयानक है। हाँ, वो सिर्फ एक सख्त पिता नहीं है, वो एक तानाशाह है। बिल्कुल। वो जूलियट को धमकाता है, उसे घर से निकालने की बात करता है, कहता है कि सड़कों पर भूखी मरो, मैं तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करूंगा। ये उस समय के समाज का कड़वा सच दिखाता है, जहां एक बेटी अपने पिता की संपत्ति से ज्यादा कुछ नहीं थी। और इस अकेलेपन में सबसे बड़ा धोखा उसे अपनी नर्स से मिलता है जो हमेशा उसकी राजदार रही है। हाँ, नर्स भी उसे सलाह देती है कि रोमियो तो अब गया, पेरिस से शादी कर लेना ही समझदारी है।
अब जूलियट के पास सच में कोई नहीं है। और इसी हताशा में वो फिर से फ्रायर लॉरेंस के पास जाती हैं और यहाँ फ्रायर अपनी पहली गलती से भी बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो जूलियट को एक बहुत ही खतरनाक योजना बताते हैं। एक मिनट, ये योजना तो बहुत ही ज्यादा जोखिम भरी लगती है। हाँ, वो उसे एक ऐसी दवा देते हैं जिससे वो 42 घंटे के लिए मृत जैसी दिखेगी। योजना ये है कि घरवाले उसे मरा समझकर मकबरे में रख देंगे और फ्रायर एक खत के जरिए रोमियो को सब बता देंगे, ताकि वो आकर जूलियट को ले जाए। ये अनगिनत चीजों पर निर्भर है जो गलत हो सकती हैं। क्या फ्रायर लॉरेंस यहाँ पर हताशा में काम कर रहे हैं? वो हताशा में तो हैं, लेकिन उनमें थोड़ा अहंकार भी है। उन्हें अभी भी लगता है कि वो सब कुछ ठीक कर सकते हैं, कि वो भगवान की तरह इन सबको नियंत्रित कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन वो भूल जाते हैं कि इंसानी योजनाएं कितनी कमजोर होती हैं। ये योजना किस्मत, सही समय और सही संचार पर टिकी है। और इस कहानी में ये तीनों चीजें पहले ही पटरी से उतर चुकी हैं। और जैसा कि डर था, योजना बुरी तरह विफल हो जाती है। सबसे पहले वो खत रोमियो तक कभी नहीं पहुंचता। हाँ, जिस पादरी को खत देना था उसे प्लेग के डर से एक घर में क्वारंटाइन कर दिया जाता है। किस्मत का खेल साफ दिखता है। एक महामारी का डर जो मर्क्यूशो के श्राप की याद दिलाता है। A plague of both your houses। हाँ, वो इस योजना को बर्बाद कर देता है, लेकिन रोमियो तक एक खबर जरूर पहुंचती है, और वो गलत खबर है। रोमियो का नौकर उसे बताता है कि उसने जूलियट का जनाजा देखा है, कि जूलियट सच में मर चुकी है। और ये सुनकर रोमियो टूट जाता है। वो कहता है, तो फिर मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ सितारों। वो किस्मत के आगे झुकने से इनकार कर देता है और एक आखिरी फैसला लेता है। वो जहर खरीदकर वेरोना वापस जाएगा और जूलियट के साथ ही मरेगा। ये फिर से वही जल्दबाजी है। वो एक पल रुककर सच्चाई का पता लगाने की कोशिश नहीं करता। नहीं, उसे खबर मिलती है और वो तुरंत उस पर अमल करता है। उसकी पूरी जिंदगी आवेग में लिए गए फैसलों की एक श्रृंखला रही है, और ये उसका आखिरी आवेगपूर्ण फैसला है। कहानी का अंत कैपुलेट परिवार के मकबरे में होता है, जो अब तक की सबसे दुखद जगह है। वहां रोमियो का सामना पेरिस से होता है, जो जूलियट का मंगेतर था। एक और गलतफहमी होती है, वे लड़ते हैं और रोमियो पेरिस को भी मार देता है। अब उस मकबरे में 3 युवा लाशें हैं, और ये सब उसी नफरत का नतीजा है जो सड़कों पर शुरू हुई थी। रोमियो जब जूलियट के शरीर को देखता है तो एक पल के लिए हैरान होता है। वो कहता है कि तुम्हारे गाल और होंठ अभी भी लाल हैं, तो मरी हुई नहीं लगती। वो सच के इतने करीब है, लेकिन अपनी भावनाओं में इतना अंधा है कि उस सच को देख नहीं पाता। वो अब उसे आखिरी बार चूमता है और जहर पी लेता है। और ठीक उसी पल के बाद जूलियट की आंखें खुलती हैं। वो कुछ ही पलों से चूक गई। जब वो रोमियो को मरा हुआ देखती है तो उसके लिए भी जीने का कोई मतलब नहीं रह जाता। वो उम्मीद करती है कि रोमियो के होठों पर जहर की कोई बूंद बाकी हो। वो कहती है, तुम्हारे होंठ अभी भी गर्म है। ये शायद पूरी कहानी की सबसे दिल दहला देने वाली पंक्ति है। हाँ, ये दिखाती है कि समय का फासला कितना कम था। कुछ मिनट, शायद कुछ सेकंड, और सब कुछ बच सकता था। लेकिन जब उसे जहर नहीं मिलता तो वो रोमियो का खंजर उठाती है और खुद को मार लेती है। जब दोनों परिवार और राजकुमार वहां पहुंचते हैं तो उन्हें भयानक मंजर देखने को मिलता है। फ्रायर लॉरेंस उन्हें पूरी कहानी बताते हैं। अपने बच्चों की लाशों को देखकर लॉर्ड कैपुलेट और लॉर्ड मॉन्टेग्यू को आखिरकार अपनी गलती का एहसास होता है। वे हाथ मिलाते हैं और अपनी दुश्मनी खत्म करने का फैसला करते हैं। अंत में शांति तो होती है, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी है। हाँ, लॉर्ड मॉन्टेग्यू जूलियट की सोने की मूर्ति बनवाने का वादा करते हैं और लॉर्ड कैपुलेट रोमियो की। ये एक ठंडा, महंगा और बहुत देर से आया हुआ समझौता है। ये शांति का प्रतीक कम और उनकी नाकामी का स्मारक ज्यादा लगता है। बिल्कुल, जैसा कि राजकुमार अंत में कहते हैं, क्योंकि इससे अधिक दुख की कोई कहानी कभी नहीं थी जितनी जूलियट और उसके रोमियो की थी। तो अगर हम अपने शुरुआती सवाल पर वापस जाएं, क्या ये प्यार था? मेरे ख्याल से हाँ, ये प्यार था। लेकिन ये एक ऐसा प्यार था जिसे नफरत की दुनिया में सांस लेने की जगह ही नहीं मिली। ये एक ऐसा पौधा था जिसे जहरीली मिट्टी में उगने के लिए मजबूर किया गया। उनकी कहानी एक चेतावनी है। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या गहरी नफरत को खत्म करने के लिए हमेशा एक बड़ी त्रासदी की जरूरत होती है? 400 साल से भी ज्यादा पुरानी ये कहानी शायद हमें ये सिखाती है कि प्यार जितना शक्तिशाली हो सकता है, समाज की नफरत उससे कहीं ज्यादा विनाशकारी साबित हो सकती है अगर उसे वक्त पर ना रोका जाए।